देखो, सिलेक्शन ऑफ क्रॉप ऑफ रोटेशन, मतलब अगर क्रॉप को रोटेट करना है, हम लोग को लगाना है, मतलब ये पता करना है कि किस फसल के बाद कौन सा फसल लगेगा। तो उसके लिए थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए, मतलब कोई भी ऐसे ही नहीं लगा सकते हैं, कोई भी फसल जब मन किया तब नहीं लगाएंगे। उसके लिए एक कुछ तरीका होता है, सिस्टमेटिक ढंग से करते हैं। सोर्स ऑफ मॉइस्चर, सबसे पहले उसमें क्या देखना पड़ेगा, मॉइस्चर रेन के थ्रू, मतलब कितना उसको पानी की जरूरत है ना, उस कितना पानी एब्जॉर्ब कर सकता है। स्टेटस ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल, सॉइल में जो न्यूट्रिएंट्स है उसका कंडीशन क्या है, कौन सा न्यूट्रिएंट्स कितना मात्रा में है ना। अगर मान लो कि न्यूट्रिएंट्स कम है तो हम लोग दाल वाला फसल लगा देंगे, दाल वाला फसल लगाने से उसमें न्यूट्रिएंट्स आ जाएगा, उसके बाद फिर हम चावल वाला लगा देंगे। तो इस तरह से करना होगा, ऐसा नहीं कि चावल लगाया, चावल के बाद फिर अगला वैसा ही फसल लगा दी, मतलब जो न्यूट्रिएंट्स चावल को चाहिए था वही फसल फिर से लगा देंगे। तो फर्स्ट टाइम जब चावल लगाए तो वो न्यूट्रिएंट्स तो ऑलरेडी खत्म हो चुका है, दूसरा बार फिर से वही लगा देंगे तो फिर वो काम का कुछ रहेगा नहीं। अवेलेबिलिटी ऑफ इनपुट, हमारे पास क्या क्या फर्टिलाइजर अवेलेबल है वो भी देखना पड़ेगा, है ना। फर्टिलाइजर कौन कौन सा हमारे पास अवेलेबल है उसको देख करके हम लोग सिलेक्ट करेंगे प्लांट्स को। ड्यूरेशन ऑफ क्रॉप शॉर्ट और लॉन्ग, और ड्यूरेशन देख लेंगे क्रॉप का, कि क्रॉप का जो ड्यूरेशन है तैयार होने में कितना समय लगेगा, कम समय में हो जाएगा या फिर ज़्यादा समय लगेगा। मार्केटिंग एंड प्रोसेसिंग फैसिलिटी, मार्केटिंग का जो फैसिलिटी क्या क्या अवेलेबल है उस प्लांट्स के लिए, उसको देख करके, मतलब ये सारा चीज़ देख करके हम लोग प्लांट को लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछेगा, क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि जब तुम लोग रोटेशन के लिए क्रॉप यूज कर रहे हो तो क्रॉप यूज करते समय, ठीक है, क्या क्या चीज ध्यान में रखोगे। तो हम लोग आंसर यही लिखेंगे, ध्यान में हम लोग ये रखेंगे कि उसको कितना मॉइस्चर चाहिए, अवेलेबल है उस मौसम में उतना मॉइस्चर की नहीं है। दूसरा, न्यूट्रिएंट्स का, सॉइल में न्यूट्रिएंट्स कौन कौन सा अवेलेबल है कौन कौन सा नहीं है, उस स्थिति में प्लांट्स मतलब रह पाएगा कि नहीं रह पाएगा, जो न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल है अभी सॉइल में, ठीक है ना, उस न्यूट्रिएंट्स को मतलब एब्जॉर्ब करके वो सर्वाइव कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा वो देखेंगे। अवेलेबिलिटी ऑफ इनपुट, फर्टिलाइजर वगैरह कौन कौन सा हमारे पास अवेलेबल है, ये फर्टिलाइजर उस प्लांट्स को चाहिए, उस क्रॉप को चाहिए कि नहीं चाहिए। ड्यूरेशन देख लेंगे कितना समय लगेगा, और दूसरा मार्केटिंग प्रोसेस देख लेंगे। तो ये सारा देख करके हम लोग प्लांट सेलेक्ट करेंगे। एडवांटेज ऑफ क्रॉप रोटेशन, क्रॉप रोटेशन का एडवांटेज क्या है। तो सबसे पहले क्रॉप रोटेशन हेल्प इन रिप्लेसमेंट ऑफ सॉइल फर्टिलिटी, मतलब एक बार जब हम लोग कोई प्लांट यूज करते हैं ना, तो वो प्लांट यूज करने के बाद वो सॉइल जो होता है ना, सारा जो न्यूट्रिएंट्स होता है मिट्टी का वो एब्जॉर्ब कर लेता है। तो जब हम लोग दूसरा प्लांट लगाते हैं, जैसे कि मान लो दलहन वाला फसल लगा दिए, तो वहां से उसको क्या मिल जाएगा, फिर से सारा न्यूट्रिएंट्स मिल जाएगा। उसमें जो राइजोबियम होता है जो नाइट्रोजन को मतलब एब्जॉर्ब कर लेता है एटमॉस्फेयर से और सॉइल में डाल देता है, वो क्या करेगा, नाइट्रोजन को मतलब फिर से उसमें मिट्टी में ले आएगा। इट प्रिवेंट डिप्लेशन ऑफ सिलेक्टिव न्यूट्रिएंट्स, कोई खास तरह के न्यूट्रिएंट्स अगर बहुत ज्यादा कम हो गया है ना, तो उसको ये क्या करेगा, भरपाई कर देगा उसका। इट प्रिवेंट्स बिल्डिंग अप ऑफ डिजीज एंड पेस्ट ऑफ पार्टिकुलर क्रॉप, ठीक है, इसमें बहुत सारा का बीमारी जो होता है ना उसको भी होने से क्रॉप रोटेशन क्या करता है, रोकता है। और साथ में पार्टिकुलर पेस्ट ऑफ पार्टिकुलर क्रॉप, एक मान लो कि एक क्रॉप है, जैसे हम लोग धान का फसल कर रहे हैं, अब धान के फसल के साथ अगर मान लो कि कोई पर्टिकुलर टाइप का कोई क्रॉप यूज मतलब बार बार आ जाता है, जैसे मान लो गेहूं हम लोग यूज कर रहे हैं, और गेहूं के साथ बथुआ तो होता है ना, वो क्रॉप होता है जो गेहूं के साथ उगता है, तो बार बार गेहूं यूज करते रहेंगे तो बथुआ को फैलने में हेल्प मिलेगा। हम लोग क्रॉप को बदल देंगे, चेंज कर देंगे, तो वो नहीं उतना तेजी से फैल पाएगा। इट प्रिवेंट बिल्डिंग ऑफ डिजीज एंड पेस्ट, हो गया। इट इनहांसेस द प्रोडक्शन बाय इंक्रीजिंग द सॉइल फर्टिलिटी, सॉइल का फर्टिलिटी बढ़ेगा तो उससे क्या होगा, प्रोडक्ट जो है वो ज्यादा मिलेगा। तो ये चार हम लोग एडवांटेज यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है। पहला क्या है, रिप्लेसमेंट ऑफ सॉइल फर्टिलिटी, ऊपर और नीचे वाला तो लगभग लगभग सेम ही है। ऊपर वाला में लिख रहा है कि फर्टिलिटी जो है ना वो बढ़ा देगा, हेल्प इन रिप्लेसमेंट ऑफ सॉइल फर्टिलिटी, सॉइल का जो फर्टिलिटी है ना वो बढ़ाएगा। और लास्ट वाला बोल रहा है कि प्रोडक्शन को बढ़ा देगा, तो फर्टिलिटी बढ़ेगा तो प्रोडक्शन तो अपने आप ही बढ़ जाएगा, तो दोनों लगभग एक ही चीज लिखा हुआ है। इट प्रिवेंट डिप्लेशन ऑफ सेलेक्टिव न्यूट्रिएंट, एक खास तरह का न्यूट्रिएंट्स है उसको खत्म होने से बचाएगा। और साथ में जो खास तरह का एक डिजीज है जो फैल रहा है, मान लो कि गेहूं का वो डिजीज है, उसके बाद फिर से गेहूं लगाएंगे तो वो डिजीज तो रह जाएगा कंटिन्यू। अब गेहूं को चेंज करके दूसरा चीज अगर वहां पर डाल देते हैं तो डिजीज भी उसी के साथ खत्म हो जाएगा। तो ये सारा बेनिफिट है। नेक्स्ट है ऑर्गेनिक फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है, मैन्यूर आर न्यूट्रल फर्टिलाइजर्स, मैन्यूर क्या है, एक तरह का न्यूट्रल
फर्टिलाइजर्स है, दे आर बल्कि सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। इसमें बहुत सारे ऑर्गेनिक मैटर होते हैं। ऑर्गेनिक मैटर मतलब बेकार का, मतलब डस्ट वगैरह जो होता है ना, प्लांट से निकला गोबर वगैरह, ये सारा यूज करके बनता है, वही मैन्यूर होता है ना, खाद जिसको बोलते हैं। फर्टिलाइजर तो हो गया जो केमिकल होता है। तो यहाँ पर ऑर्गेनिक फार्मिंग मैन्यूर के बारे में बताया जा रहा है कि दे आर बल्कि सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। इसमें बहुत सारे ऑर्गेनिक मैटर होते हैं विच सप्लाई न्यूट्रिएंट्स इन अ स्मॉल क्वांटिटी। ये जो है ना, न्यूट्रिएंट्स स्मॉल क्वांटिटी में सप्लाई करता है, बट ऑर्गेनिक मैटर इन लार्ज क्वांटिटी। मैन्यूर इंक्लूड फार्मी यार्ड मैन्यूर, कंपोस्ट, ग्रीन मैन्यूर और बर्मी पोस्ट ETC। मैन्यूर जो होता है ना, मैन्यूर के अंदर क्या क्या आ जाएगा, फार्मी यार्ड मैन्यूर आएगा, कंपोस्ट आएगा और ग्रीन मैन्यूर आएगा और वर्मी कंपोस्ट आएगा। ठीक है, ये मैन्यूर का टाइप हो गया। ठीक है, ये बोल रहा है कि ये सब किसके बारे में बोल रहा है, सारा का सारा मतलब मैन्यूर के बारे में बोल रहा है। पहला लाइन में बोला मैन्यूर क्या है, न्यूट्रल फर्टिलाइजर है। ठीक है, दूसरा क्या बोल रहा है कि मैन्यूर जो है न्यूट्रिएंट्स भले ही कम मात्रा में देगा, लेकिन तुम्हारा जो ऑर्गेनिक मैटर है वो लार्ज क्वांटिटी में दे देगा। तीसरा बोल रहा है कि मैन्यूर कितने तरह से बनते हैं, तो एक फार्मी यार्ड मैन्यूर बनते हैं, एक तो कंपोस्ट होता है, एक ग्रीन मैन्यूर होता है और चौथा होता है बर्मी कंपोस्ट। उसके बाद एडवांटेज ऑफ मैन्यूर, मैन्यूर का बेनिफिट क्या है। मैन्यूर अफेक्ट द सॉइल इन फॉलोइंग 3 तीन तरीके से मैन्यूर क्या करेगा, सॉइल को चेंज करेगा, बदलने की कोशिश करेगा। पहला, सबसे पहले द मैन्यूर इनरिच द सॉइल विथ न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स सबसे पहले देगा, हालांकि कम मात्रा में ही देगा पर न्यूट्रिएंट्स देगा सॉइल को। दे रिप्लेनिश द जनरल डिफिशियंसी ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल। सॉइल में जो न्यूट्रिएंट्स घट गया है ना, उसका ये लोग भरपाई कर देता है। सिंस मैन्यूर कंटेन न्यूट्रिएंट्स इन अ स्मॉल क्वांटिटी, क्योंकि इसमें न्यूट्रिएंट्स जो होगा स्मॉल क्वांटिटी में होगा, दे आर नीडेड टू बी अप्लाइड इन लार्ज क्वांटिटी। इसमें न्यूट्रिएंट्स कम होता है, तो जब हम लोग मैन्यूर डालते हैं ना, मैन्यूर मतलब वो जो घर पर बनता है ना, कंपोस्ट वगैरह, तो उसमें न्यूट्रिएंट्स कम होता है तो वो लार्ज क्वांटिटी में डालना पड़ेगा, लेकिन कुछ हद तक न्यूट्रिएंट्स की भरपाई ये कर देगा। दूसरा क्या है, द मैन्यूर ऐड ऑर्गेनिक मैटर, जिसको ह्यूमस बोलते हैं, है ना, ह्यूमस ही तो हम लोग डालते हैं खेत में, टू द सॉइल। ह्यूमस में क्या होता है, जितना धूल कण मतलब घर में से जो साफ सफाई करते हैं, कोची कोची निकलता है, मतलब खासकर वो गांव वाला एरिया में। ठीक है ना, गांव एरिया वाला एरिया जब वो लोग साफ करते हैं ना, तो वो ज्यादातर, जैसे मान लो क्या निकलेगा, वो लोग अगर घर को साफ करते हैं तो उनके घर से निकलेगा पत्ता होता है, या फिर मान लो कि मवेशी है उनके घर में, चारा उरा उनको दिया जाता है, तो वो सब गिर उड़ जाता है, यही सब निकलता है। तो वो सब डाल करके एक जगह मतलब फेंक देते हैं वो लोग, वहीं ऊपर वो सड़ता रहता है, सड़ते सड़ते वो फिर वो ऑर्गेनिक मैटर बन जाता है। मैन्यूर और फर्टिलाइजर दोनों का काम सेम ही है, लेकिन फर्टिलाइजर होता है वो बोरा में पैक होकर के मतलब बाहर से आता है केमिकल से। तो फर्टिलाइजर जो होता है ना, वो मतलब हम लोग थोड़ा सा मात्रा में देते हैं, कम हो जाता है, काफी ज्यादा न्यूट्रिएंट्स मिल जाता है, लेकिन बोला जाता है कि वो मतलब ज्यादा यूज करना नहीं चाहिए। वो प्लांट्स जो उससे जो क्रॉप्स बनते हैं ना, उतना ज्यादा फायदेमंद नहीं होते हैं। और ऑर्गेनिक जो खाद घर पर बना रहे हो ना, कंपोस्ट वगैरह बहुत तरीके से बनता है। एक तो मान लो कि एक जगह जमा करके रख दो, ऑक्सीजन की उपस्थिति में कुछ दिन में वो बन जाएगा। और एक और हम लोग पढ़े थे कि गड्ढा में डाल दिया जाता है, डालने के बाद कचरा जितना सारा कुछ है, गाय का गोबर हो गया, तुम्हारा कुट्टी वगैरह, जो मवेशी लोग का चारा हो गया, वो सारा। मिट्टी नहीं डालेंगे हम, जो होता क्या है देखो, उसमें क्या क्या है, काउ डंग हो गया सारा, है ना, गोबर वगैरह। इसके अलावा मवेशी जो प्लांट्स है ना, प्लांट्स कुट्टी वगैरह जो आता है उन लोगों का खाना के लिए, मवेशी खाना के लिए जो कुछ आता है, वो सारा बचा उचा रहता है, गिरा हुआ रहता है, सब लोग जमा करके एक जगह और उसको डाल देते हैं। मतलब खासकर उसमें हाँ, वेजिटेबल फ्रूट का छिलका हो गया, मेनली उसमें क्या रहेगा, गोबर रहेगा, कुट्टी वगैरह जो होता है वो सारा रहेगा, पत्ता उता हो गया, छिलका वगैरह हो गया, सब्जी उब्जी का जो काटे फाटे, वो सारा एक गड्ढा में डाल करके और ऊपर से उसको ढक दिया जाता है पतला परत दे करके मिट्टी से। तो वही कुछ साल बाद मतलब चेंज हो जाता है। तो ये क्या देना होता है, ज्यादा मात्रा में देना होता है, क्योंकि इतना ज्यादा न्यूट्रिएंट्स रहता नहीं है। द मैन्योर ऐड ऑर्गेनिक मैटर, ये ऑर्गेनिक मैटर ऐड होता है टू द सॉइल, सॉइल में ऑर्गेनिक मैटर को ये बढ़ा देता है। ठीक है, व्हिच रीस्टोर द सॉइल, जो सॉइल को रीस्टोर करता है, टेक्सचर फॉर बेटर रिटेंशन ऑफ वाटर एंड फॉर एरेशन ऑफ सॉइल। इसमें क्या होता है कि ये सब जब हम लोग डालते हैं ना, तो डालने से क्या होगा कि मतलब मिट्टी का कैपेसिटी जो होता है ना पानी स्टोर करने का, वो बढ़ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन द मैन्यूर इंक्रीजेस
द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इन सैंडी सॉइल है तो उसमें भी पानी को होल्ड करने का जो कैपेसिटी है ना उसको बढ़ा देगा। एंड ड्रेनेज इन क्लेली सॉइल, ठीक है। और क्लेली सॉइल मतलब क्लेली सॉइल और सैंडी सॉइल में क्या करेगा, सैंडी सॉइल एंड ड्रेनेज इन मतलब सैंडी सॉइल में वो क्या करेगा, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ा देगा। और क्लेली सॉइल है तो वहां पर ड्रेनेज में हेल्प करेगा, मतलब मिट्टी को एक जगह से दूसरा जगह पास होने में, पानी को एक जगह से दूसरा जगह पास होने में हेल्प करेगा। उसके बाद 3 नंबर एडवांटेज क्या है, द ऑर्गेनिक मैटर ऑफ मैन्यूर प्रोवाइड फूड फॉर द सॉइल ऑर्गेनिज्म। सॉइल के अंदर जो बैक्टीरिया वगैरह है ना, बैक्टीरिया फंगी ये सारा जो है उन लोग के लिए ये खाना प्रोवाइड करता है। विच हेल्प इन मेकिंग न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल टू प्लांट्स। और बदला में वो लोग क्या देते हैं, प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल करा देते हैं। मतलब ये जो मरने वाला होता है बैक्टीरिया फंगी, अगर हम लोग नहीं डालेंगे मैन्यूर तो ये लोग मर जाएंगे। मैन्यूर डाल देते हैं तो इन लोगों को इनफ भोजन मिल जाता है, और भोजन मिल जाता है तो ये लोग अपना काम करते हैं, मिट्टी का जो शक्ति है पावर बढ़ा देते हैं। ये सारा मैन्यूर दिखाया गया है उस टाइप का, मिट्टी में ही कन्वर्ट हो जाता है। बहुत टाइम तक उसको रख करके छोड़ दोगे ना 5-6 महीना तो इस टाइप से वो कन्वर्ट हो जाता है। चौथा क्या बेनिफिट है, कन्वर्जन कौन करता है मतलब, तो उसके अंदर जो तुम्हारा ऑर्गेनिज्म जो छोटा मोटा है ना वो सारा वो लोग उसको खा जाते हैं, खा करके और मिट्टी में कन्वर्ट कर देते हैं। अर्थवर्म ही हेल्प करता है उसमें। अर्थवर्म तो मतलब जमीन के अंदर गड़ा हुआ चीज खाता है, तो प्लास्टिक क्यों नहीं खा जाता है? प्लास्टिक वो लोग नहीं खा पाता है, उन लोग का जो कैपेसिटी पचाने का रहेगा वो चीज ही खाएगा वो लोग ना, कैपेसिटी होना चाहिए। सारा चीज वो नहीं खाता है, जो चीज वो लोग ऑर्गेनिक वेस्ट को तो खाता है ना। हाँ, और सब्जी का छिलका वगैरह ये सब खा जाएगा, पता है उसको, ठीक है वो खा सकता है, लेकिन सब चीज नहीं खा सकता है। डेड बॉडी भी खा जाता होगा। हाँ, डेड बॉडी को लोग कन्वर्ट नहीं कर देता है मिट्टी में। डेड बॉडी जो गाय वगैरह गांव में मरता उठता है वो लोग क्या करता है, उसको फेंक देता है कहीं जगह ले जा करके, धीरे धीरे वो मिट्टी में कन्वर्ट हो जाता है। तो वहाँ पर मिट्टी को फर्टाइल हो जाता होगा। हाँ, वो मिट्टी फर्टाइल हो जाएगा। एक जगह उन लोग का गड्ढा स्पेस रहता है वहां पर फेंक देता है, फिर जब मान लो कि गड्ढा वो भरता है ना, नहर उहर वगैरह वो सब में ही डाल देता है, तो पानी बह करके हर जगह पर जाता है तो मिट्टी में जाकर के वो मिल जाता है। Thus organ is manure help to improve the physical property of soil। soil के physical property को बढ़ा रहा है। reduce soil erosion, soil का जो erosion है वो भी खत्म कर दे रहा है। increase the moisture holding capacity को बढ़ा रहा है। और and above all disadvantage they are low cost nutrient carrier। इसके अलावा इसका cost भी क्या होता है, मतलब दे आर लो कॉस्ट न्यूट्रिएंट कैरियर, मतलब थोड़ा बहुत न्यूट्रिएंट्स भी प्रोवाइड कर देता है। मतलब ये सब तो कर ही रहा है, इसके अलावा थोड़ा बहुत न्यूट्रिएंट्स भी प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है ना। तो ये 3-4 मेन पॉइंट हो गया। एक प्लस ऊपर वाला का ये समरी लिखा हुआ है 4 वाला में, ठीक है। क्या क्या काम हो गया मैन्यूर का, थोड़ा बहुत न्यूट्रिएंट्स देना प्लांट्स को, और इसके अलावा मिट्टी की जो गुणवत्ता है ना उसको बढ़ा देना। गुणवत्ता बढ़ाना जैसे कि पानी होल्ड करने की कैपेसिटी बढ़ा दिया, मॉइस्चर उसके अंदर आ गया, उसमें बहुत सारे ऐसे जर्म्स होते हैं, मिट्टी में बहुत सारे ऐसे जर्म्स होते हैं जो मतलब मिट्टी के शक्ति को बढ़ाते हैं, पावर को बढ़ाते हैं, न्यूट्रिएंट्स वगैरह ये सब मिट्टी को प्रोवाइड कराते हैं, तो वो सारा भी इसको खा करके जिंदा रह पाता है। ये सब इसका बेनिफिट हो गया। बैक्टीरिया फंगी ये सबको लाइफ मिल जाता है। उड़ रहा है ना, जा करके टकरा जा रहा है बोर्ड से। उसके बाद है क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट। क्रॉप को कैसे बचाया जाएगा, वो तो ठीक है, क्रॉप लगाने के पहले क्या क्या करना है वो सब हो गया। अब क्रॉप को बचाया कैसे जाएगा। फील्ड क्रॉप्स आर अफेक्टेड बाय ए लार्ज नंबर ऑफ वीड। इसको कौन कौन प्रभावित करते हैं क्रॉप को, तो सबसे पहले वीड हो गए। वीड मतलब हाँ, जंगली पौधा, जो बेकार का प्लांट्स है जिसका जरूरत नहीं है साथ में उग आता है वो। इसके अलावा पेस्ट हो गए। पेस्ट कौन सा हो गया, जो मतलब आकर खा जाता है सारे फसल को, टिड्डा जैसे हो गया ना, उड़ते रहता है झुंड में, एक बार जिस खेत में उतरेगा ना पूरा खेत को साफ कर देगा, पूरा झुंड में वो लोग रहता है, 2 मिनट में पूरा मतलब फसल लेकर के उड़ जाएगा वहां से। डिजीज बीमारी होता है, बीमारी होने से भी फसल बर्बाद हो जाते हैं। विच कॉज डैमेज टू द क्रॉप एंड रिड्यूस देयर प्रोडक्टिविटी। तो इन तीनों से हम लोगों को फसल को बचाना है, वीड से, पेस्ट से और डिजीज से। हाँ, सॉइल से सारा न्यूट्रिएंट्स ले लेता है, हर चीज ले लेता है, लाइट सनलाइट ले लेता है, कंपटीशन हो जाता है उसके साथ, जो मेन प्लांट है उसके साथ लाइट ले लेगा, पानी ले लेगा, न्यूट्रिएंट्स ले लेगा, हर चीज यूज करेगा वो, कमी हो जाता है। तो वही लोग उखाड़ना पड़ता है उसको, बहुत तरीका होता है।
एक तो मतलब डायरेक्टली हाथ से भी लोग उखाड़ते हैं, गांव में तो अभी हाथ से ही लोग उखाड़ते हैं, नहीं तो उसके लिए ये आता है, स्प्रे वगैरह आता है, वो दे करके भी उन लोगों को ये किया जाता है। अब देखो यहाँ पर कुछ तरीका दिया हुआ है, अब कुछ वीड्स का यहाँ पर नाम है, ठीक है ना। वीड्स आर अनवांटेड प्लांट विच कंप्लीट विथ मेन क्रॉप, मेन क्रॉप के साथ उग आता है फॉर न्यूट्रिशन, कंपीट होगा मतलब कंपटीशन हो जाता है न्यूट्रिशन के लिए, रिड्यूस द ग्रोथ ऑफ क्रॉप, न्यूट्रिशन ले लेगा, यहाँ पर सिर्फ न्यूट्रिशन लिखा हुआ है, न्यूट्रिशन के अलावा क्या क्या ले सकता है, पानी ले लेगा, सनलाइट ले लेगा, इस तरह लेकर के इसके प्रोडक्टिविटी को घटा देगा। क्या क्या है, विल्ड सॉरगम, चौलाई और बथुआ, ये सब क्या है, ये प्लांट के साथ उगाता है, गेहूं के साथ बहुत ज्यादा उगता है। हालांकि इसका यूज कर सकते हो, जो करने वाले हैं, ये वाला साग बनता है इसका भी और इसका भी। हाँ, ये दोनों मार्केट में मिलता है। ये वाला देखे हो तुम लोग, दो टाइप का रहता है, ग्रीन एक तो रेड करके रहता है, हाँ, ये जिसका तो साग बनता है। रेड और ग्रीन दोनों कलर में आता है। अरे बथुआ है, इसका भी साग बनता है, इसका कोई यूज नहीं है। हाँ, ये सारा अपने से खुद से उगाएगा। ये चौलाई का कुछ यूज हम यहाँ पर दे दिए, सिलेबस में तो है नहीं, तुम लोग पढ़ोगे तो पढ़ लेना। चौलाई मतलब वही जो ग्रीन और रेड वाला पत्ता वाला साग होता है, वेस्ट ही है ना, ये वेस्ट मटेरियल ही मतलब वीड ही है एक तरह का, लेकिन इसका काफी ज्यादा बेनिफिट भी है अगर इसको, हाँ इस वीड को खाते हैं। आजकल तो इसका मतलब खेती अलग से खेती होता है ना। एक समान पत्तों वाली तथा दूसरी लाल पत्तों वाली होती है, इनमें से लाल वाली ज्यादा फायदेमंद है। काफी सारा इसका हेल्प है, जिसकी जड़, पत्तियां, दाने, फूल आदि का इस्तेमाल स्वास्थ्य समस्याओं को दूर करने के लिए किया जाता है। चौलाई में क्या क्या रहता है, कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, प्रोटीन मिलेगा, कैल्शियम मिलेगा, विटामिन है, बहुत सारा विटामिन वगैरह सब रहता है, आँख के लिए बेनिफिट है। वीड मतलब हम इसको नहीं उगाना चाहते हैं, हम किसी और चीज को उगाना चाहते हैं, पर ये उग जा रहा है। अब मान लो कि हम लोग साग की खेती कर रहे हैं और उसमें गेहूं उग जा रहा है, तो वो तो अनवांटेड हुआ ना, वो तो हम नहीं चाहते थे, हम जो चाहते थे वो आना चाहिए। तो अनवांटेड चीज जो भी आ रहा है ना, उसको हम लोग वीड ही बोलेंगे। केमिकल और यूज ऑफ वीडिसाइड, तो पहला तो मतलब तरीका था, पहला तरीका मैकेनिकल मेथड था, जिसमें खुरपी वगैरह यूज करके हम लोग उसको हटा लेते हैं, या फिर गाड़ी भी वैसा है तो गाड़ी चला करके जो मेन फसल है उसको बचा करके और बाकी सारा वहां से वीड्स जो है ना वो निकाल लेंगे। और दूसरा केमिकल यूज करके, है ना, वीडिसाइड जिसको हम लोग बोलते हैं, ये सारे जो है ना वीडिसाइड्स, वो सिर्फ वीड्स को ही नुकसान पहुंचाएगा, फसल को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। वीडिसाइड्स आर केमिकल दैट आर स्प्रेड ऑन फील्ड टू किल वीड्स, वीड्स को मारने के लिए यूज होता है। वीड्स आर अनवांटेड प्लांट दैट ग्रो बिटवीन द रो ऑफ क्रॉप, क्रॉप के बीच में उगाता है। ये वीडिसाइड में क्या क्या है, नेप्थिलीन एसिटिक एसिड है, क्या है, ग्लाइफोसेट HL और मेट्रिबुजिन WP। इसमें से कम 2 एग्जांपल तुम लोग याद करके रखना है, एट्राजिन और नेप्थिलीन एसिटिक एसिड लिखने के लिए 2 एग्जांपल लिखना होगा एटलीस्ट। उसके बाद तीसरा है बायोलॉजिकल मेथड, बायोलॉजिकल मेथड से भी हम लोग सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें क्या होगा, कोई ऐसा चीज यूज किया जाएगा ना, ऐसा कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म यूज किया जाएगा ना जो मतलब देखो प्रेडेटर्स जिसको हम लोग बोलते हैं, तो जो उसका नेचुरल दुश्मन है ना, जो प्रकृति में पाया जाता है, उस दुश्मन को वहां पर रख दिया जाता है, वो बायोलॉजिकल मेथड होता है कंप्रेस करने का, बचाने का। बायोलॉजिकल कंट्रोल इज द यूज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू सप्रेस पेस्ट पॉपुलेशन मेकिंग देम लेस डैमेजिंग देन दे वुड, मतलब इस तरह से यूज किया जाता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म यूज किया जाता है जो क्या करता है, पेस्ट के पॉपुलेशन को कंट्रोल कर देता है। नेचुरल नेमी ऑफ इंसेक्ट, पूरा पेस्ट वाला ही आ गया है, वीड वाला इसमें है ही नहीं। नेचुरल नेमी ऑफ इंसेक्ट प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन लिमिटिंग द डेंसिटी ऑफ पोटेंशियल पेस्ट, है ना, यहाँ पर भी पेस्ट के लिए है, मतलब एक पेस्ट को मारने के लिए दूसरा ऐसा पेस्ट यूज किया जाता है जो उसको खत्म कर दे, ठीक है। दीज नेचुरल इनेमी इंक्लूड प्रेडेटर्स, इसमें प्रेडेटर्स को डाल दिया जाता है, या फिर पैरासिटोइड्स, परजीवी जो होता है उसको डाल दिया जाता है, या फिर पैथोजिन जो रोगजनक होता है ना, जो बीमारी प्रोड्यूस कर दे उन लोगों के भी, उसको डाल दिया जाता है। तो ये पूरा पेस्ट के लिए हो गया, पेस्ट कैसे कंट्रोल करेंगे। थोड़ा सा पेज इधर उधर हो गया है, ठीक है ना। उसके बाद पेस्ट है क्या, पेस्ट हार्मफुल क्रिएचर फॉर आवर क्रॉप्स, मतलब वो सारे जीव जंतु जो मतलब प्लांट्स को नुकसान पहुंचा रहे हैं। और स्मॉल इंसेक्ट व्हिच अटैक द प्लांट इन 3 वे, 3 तरीके से ये लोग क्या करते हैं, प्लांट पर अटैक करते हैं। पहला बाय चिविंग इंसेक्ट, दूसरा सकिंग इंसेक्ट और तीसरा बोरर इंसेक्ट।
जब एक, हाँ इंसेक्ट यूज हुआ, चिविंग इंसेक्ट मतलब ऐसे इंसेक्ट जो खा जाएंगे प्लांट्स को, कीड़ा वगैरह है सब। पेस्ट के बारे में हम कर बोरर इंसेक्ट मतलब देख लेते हैं आगे, तीनों का बारी बारी से देख लेंगे। सबसे पहले चिविंग वाला देख लो, ग्रास हॉपर। ग्रास होपर हो गया, टीडी हो गया। दे कट एंड च्यू रूट्स, ये क्या करते हैं, जड़ को चबा जाते हैं या कट कर देते हैं। स्टीम्स एंड लीव्स ऑफ द प्लांट, है ना, रूट खा जाएंगे, स्टीम खा जाएंगे, फिर पत्ते खा जाएंगे प्लांट का, विद द हेल्प ऑफ च्यूइंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स। ग्रास होपर हो गया, वो ग्रास होपर है। लोकस्ट हो गया, ये लोकस्ट है। कैटरपिलर सबसे आता है। कैटरपिलर हो गया और ग्रब्स हो गया। तो इसमें से दो का कम से कम नाम याद रखेंगे। यहाँ पर जो फिगर दे रखा है ये नेचुरली आता है ग्रास हॉपर और कैटरपिलर। ये ग्रास होपर है और ये वाला लोकस्ट का है। उसके बाद सकिंग इंसेक्ट, ये क्या करेंगे, इसमें से सारा ये निकाल लेंगे ना, न्यूट्रिएंट सारे जो है इनके निकाल लेंगे। दे सक द सेल सैप, सेल का जो सैप है उसके अंदर जो कुछ भी है सबको खींच लेगा लोग, फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट विद द हेल्प ऑफ पियर्सिंग एंड सकिंग माउथ पार्ट। ठीक है, पियर्सिंग और सकिंग माउथ पार्ट से, जैसे वो खून निकाल लेता हम लोग में से, हाँ के अंदर से प्लांट की लीफ में से हाँ, सेल के अंदर जो कुछ है ना लिक्विड, वो सबको खींच लेगा ये लोग, तो पत्ता सूख जाएगा। पता सूख जाएगा। इसमें क्या का एग्जांपल है, एफाइड्स, ये वाला तुम्हारा एफाइड्स है, अरे लीफ होपर है, एफाइड्स लीफ होपर इसका एग्जांपल हो गया। तीसरा है बोरर इंसेक्ट। बोरर इंसेक्ट क्या करेंगे, छेद कर देगा ना जो कुछ भी रहेगा उसमें। ये देखो एक कद्दू है, कद्दू के अंदर छेद कर दिया है। एक गन्ना है, गन्ना के अंदर छेद कर दिया है। द बोर एंड इंटर, दे बोर मतलब छेद कर देंगे, एंड इंटर डिफरेंट प्लांट पार्ट्स, और उसके डिफरेंट जो पार्ट्स है ना, ये यहाँ पर देखो फल के अंदर ही घुस गया है, वो भी उसका जो तना है उसके अंदर घुस गया है, छेद करके उसके अंदर घुस जाता है। एंड फीड ऑन द प्लांट टिश्यू। शुगर केन बोरर, ये शुगर केन मतलब गन्ना में छेद करने वाला हो गया। पोड बोरर, ये पोड बोरर है। कॉटन वाल बीविल, ये वाला हो गया, ठीक है, कॉटन में नुकसान पहुंचाएगा। ग्रेन वीविल, इस तरह से बोरर इंसेक्ट का एग्जांपल हो गया है सारा। मेथड ऑफ इंसेक्ट या पेस्ट कंट्रोल, पेस्ट कंट्रोल हम लोग कैसे करेंगे। वीड कंट्रोल में मेनली हम लोग दो ठो पढ़े थे ना, एक तो मैकेनिकल मेथड और दूसरा क्या था, बायोलॉजिकल। बायोलॉजिकल वाला तो पेस्ट के अंदर दिया हुआ था, बायोलॉजिकल पेस्ट का था। सेकंड जो तुम्हारा था वीड कंट्रोल के लिए पेस्ट वीडिसाइड यूज करते हैं ना, तो उसमें दो में तरीका था, एक वीडिसाइड और एक तो मैकेनिकल वाला। इसमें देख लो क्या क्या तरीका है इसको रोकने का। द रूट कटिंग टाइप ऑफ इंसेक्ट कैन बी कंट्रोल बाय मिक्सिंग इंसेक्टिसाइड इन द सॉइल, सॉइल में हम लोग क्या करेंगे, इंसेक्टिसाइड को मिक्स कर देंगे। द स्टेम एंड लीफ कटिंग, ठीक है, किसके लिए, ये जो मतलब रूट को काट रहे हैं उसके लिए, क्योंकि मिट्टी में अगर हम लोग डाल देते हैं उस तरह का इंसेक्टिसाइड तो मिट्टी में वो मर जाएगा, रूट को कट नहीं कर पाएगा। उसके बाद स्टीम वाला, स्टेम एंड लीफ कटिंग एंड बोरिंग टाइप ऑफ इंसेक्ट, क्योंकि ये सब तो जड़ के ऊपर हो रहा है ना, छेद कर रहा है या फिर तना उसका काट रहा है या उसका पत्ता काट रहा है, ये सब प्लांट के ऊपर में है। कैन बी मतलब मिट्टी के ऊपर में है। कैन बी कंट्रोल बाय डस्टिंग और स्प्रेइंग द कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड। इस केस में हम लोग क्या करेंगे, वो स्प्रे मारते हैं, है ना, किसान एक थोड़ा रहता है ना, किसान का फोटो वोटो लेकर सब जगह स्प्रे मारते हुए। द कंटेंट इंसेक्टिसाइड आर मैलाथियोन और लिंडेन, ये सारा क्या है, दो ठो एग्जांपल है स्प्रे का। द सैप सकिंग इंसेक्ट कैन बी कंट्रोल बाय स्प्रेइंग सिस्टमैटिक इंसेक्टिसाइड, सैप जो सकिंग करने वाला था उसको भी हम लोग स्प्रे के जरिए ही कंट्रोल कर सकते हैं। तो दो तरीका हो गया, एगो बायोलॉजिकल हो गया, तीन ना, एक तो मिट्टी में मिला करके, दूसरा स्प्रे करके, और तीसरा बायोलॉजिकल मेथड था कंट्रोल करने का। उसके बाद लास्ट वाला आ गया डिजीज, डिजीज से भी बर्बाद होता है। ए वाइड वैरायटी ऑफ प्लांट पैथोजन सच एज बैक्टीरिया, वायरस, फंगी एग्जिस्ट इन आवर एनवायरनमेंट, हमारे एनवायरनमेंट पे ये सारे पाए जाते हैं। पेस्ट इन्फेक्ट एंड कॉज सीरियस डिजीज इन आवर क्रॉप, पेस्ट क्या करता है, उसमें बहुत सारे तरह के बीमारी जनरेट कर देंगे। द डिजीज कॉज्ड बाय द पैथोजन इंक्लूड, क्या क्या हो सकता है, ब्लास्ट हो सकता है, धान की खेती में क्या हो सकता है, ब्लास्ट एक तो बीमारी है वो हो सकता है। रस्ट हो सकता है गेहूं में। रेड रॉट इन शुगर केन, शुगर केन में रेड रॉट, ये सारा बीमारी का नाम है। बेस्ड ऑन द मोड ऑफ ट्रांसमिशन प्लांट डिजीज आर ऑल ऑफ फॉलोइंग फोर टाइप, चार तरह के मतलब प्लांट डिजीज होते हैं। पहला है सीड बॉर्न डिजीज, मतलब सीड से ही ये बीमारी रहेगा स्टार्टिंग से ही। दिस अदर डिजीज व्हिच स्प्रेड थ्रू आउट द सीड्स, ठीक है ना, ये कहाँ से फैलते हैं, सीड से फैलते हैं, आर कॉल्ड सीड बॉर्न डिजीज। जैसे कि लूज स्मट ऑफ व्हीट,
ठीक है। स्पर्मेटोफिट कहाँ से आएगा, सीड से आएगा। लीफ स्पॉट ऑफ राइस, राइस में लीफ स्पॉट आएगा, ये सारा सीड से होने वाला था। उसके बाद सॉइल बोर्न डिजीज, जो मिट्टी से होता है। द सॉइल बोर्न डिजीज मस्टली अफेक्ट रूट एंड स्टेम, ये किसको प्रभावित करेगा, रूट को, जड़ को या फिर तना को, ऑफ क्रॉप। स्मट हो गया, बाजरा के अंदर स्मट होता है, टीका होता है जो कि ग्राउंडनट में देखने को मिलता है, तो स्मट और टीका हो गया सॉइल बोर्न। उसके बाद एयर बोर्न, मतलब हवा से फैलने वाला। द एयर डिजीज अटैक ऑल एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट, प्लांट के एरियल पार्ट में, जैसे कि लीव्स हो गया, फ्लावर हो गया, फ्रूट हो गया, ये सब पर वो अटैक करता है। जैसे कि रस्ट हो गया गेहूं में होने वाला, और ब्लास्ट हो गया राइस के अंदर होने वाला बीमारी। और लास्ट है वाटर बोर्न डिजीज, पानी की वजह से जो फैलता है। डिजीज व्हिच आर ट्रांसमिटेड थ्रू द वाटर आर टर्म्ड वाटर बोर्न डिजीज। इसमें क्या है, बैक्टीरियल ब्लाइट ऑफ राइस, राइस के अंदर होने वाला बैक्टीरियल ब्लाइट। तो एक कम से कम मतलब 6-7 ऐसा डिजीज का नाम याद रखना पड़ेगा जो थोड़ा सा नया टाइप का है। तो फिर वो डिजीज किस प्लांट में होता है, किस क्रॉप में होता है, वो एक को याद रखना पड़ेगा। हाँ, कैसे बॉर्न होता है, कैसे बॉर्न होता है वो तो इजी है, वो तो याद हो जाएगा। मेन इसका नाम याद करना है बीमारी का, डिजीज का। उसके बाद है स्टोरेज ऑफ ग्रेन, ग्रेन को फिर स्टोर करके रखना है, कैसे करके रखना है। प्रॉपर एंड सेफ स्टोरेज ऑफ द फूड ग्रेन इज नेसेसरी टू इंश्योर देयर अवेलेबिलिटी थ्रू आउट द ईयर, पूरा साल तक उसको खा सके, उसके लिए सही से उसको रखना भी बहुत जरूरी है। द वेरियस फैक्टर दैट कंट्रीब्यूट टू दिस लॉस कैन बी प्लेस्ड इनटू 2 कैटेगरी, इसको 2 पार्ट में बांटा है। क्या क्या, पहला बायोटिक फैक्टर सच एज इंसेक्ट या फिर रोडेंट, इंसेक्ट हो गया जैसे कि स्क्वायरल हो गया, रैट हो गया, बर्ड हो गया, है ना, बर्ड में ये सारा आ रहा है, स्पैरो, कोरो, फंगी हो गया, माइट हो गया, बैक्टीरिया हो गया, ये सारा क्या है, बायोटिक फैक्टर हो गया, है ना। ये सारा वो फैक्टर है जो मतलब जिंदा है। तो बायोटिक भी वो मतलब अफेक्ट करेगा, प्रभावित करेगा। नॉन बायोटिक में क्या, नमी ज्यादा रहेगा तो खराब हो जाएगा, बायोटिक हो गया। उसी तरह से नॉन बायोटिक का कुछ याद रखेंगे। एबायोटिक फैक्टर में इसमें क्या है, मॉइस्चर कंटेंट एंड टेम्परेचर, ठीक है। एबायोटिक मतलब वही जो बायोटिक नहीं है। तो सच एज मॉइस्चर कंटेंट अगर ज्यादा कम बेसी तो फसल खराब हो जाएगा। हायर टेम्परेचर ऑफ स्टोर्ड ग्रेन मेक देम लेबल टू डीके, अगर टेम्परेचर ज्यादा रहेगा तो उसमें बहुत ज्यादा खराब होने का डर रहता है। तो फ्रिज में हम लोग इसलिए रखते हैं ताकि टेम्परेचर कम रहे, खराब ना हो जल्दी। द वेरियस टाइप ऑफ डैमेज कॉज्ड बाय द एबव फैक्टर, तो इसकी वजह से बहुत तरह का चीज प्रॉब्लम आ सकता है। पहला है इन्फेस्टेशन इन इंसेक्ट डिग्रेडेशन इन क्वालिटी, मतलब इंसेक्ट बढ़ सकता है ना, इंसेक्ट में वृद्धि हो सकता है अगर टेम्परेचर कम बेसी हो तो। डिग्रेडेशन इन क्वालिटी, क्वालिटी उसका खराब हो सकता है। वेट कम हो सकता है। पुअर जर्मिनेबिलिटी, मतलब प्लांट्स का जो मतलब ये है ना, वो जर्म मतलब उग जाना होता है ना, चना वगैरह को रखते हैं तो उसमें से आलू वगैरह में से निकल जाता है, छोटा छोटा प्लांट निकलना शुरू कर हो जाता है, तो वो सारा प्रॉब्लम होने का रहेगा। डिस्कलरेशन ऑफ प्रोड्यूस, जो प्रोडक्ट है वो कलरलेस हो जाएगा, कलर उसका खराब हो जाएगा, तो ये सारा प्रॉब्लम होने का डर रहता है। पुअर मार्केटेबिलिटी, हो ही गया है, खत्म हो गया। उसके बाद एनिमल हस्बेंड्री है, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे।